आपका स्वागत है त्यागी फैक्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज पर। कहानी शुरू करते हैं। आज तक मेरे घर में कोई भूल नहीं पाया, नहीं कोई समझ पाया कि वह सब क्या था। एक बार की बात है, गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर गई हुई थी। गांव में हमारा जो घर था उसमें हम भूतिया चीज़ें बचपन से ही सुनते और देखते आ रहे थे, लेकिन उनके बारे में आपको फिर और कभी बताऊंगी। तो ये घटना जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि गांव में हमारे घर के पास में एक फैमिली रहती थी। वो लोग अपने घर में तरक्की के लिए, सुख शांति के लिए कुछ न कुछ टूने टोटके करते रहते थे। जैसे कभी रात में पूरे मोहल्ले में बाल खोलकर घूमते, हाथ में एक डिब्बा लिए कील ठोकते नजर आते। ऐसे ही एक बार की बात है, उस घर में एक लड़का रहता था जिसे मैं भाई कहती थी। एक दिन अचानक उसकी बाइक की तबीयत खराब हो गई। सबको लगा कि शायद उसे गर्मी लग गई होगी। घर में उसकी एक 12 साल की लड़की भी रहती थी और उसकी सास भी रहती थी। पहले दिन जब वह बीमार हुई तो उसे उल्टियाँ हो रही थी, लेकिन उसे अगले ही दिन डिहाइड्रेशन की वजह से उसके हाथ पैर भी मुड़ने लगे। मुझे उनके घर जाने में बहुत डर लगता था, तभी मैं उसके घर नहीं जाती। लेकिन उस दिन मैं भाभी की तबीयत खराब होने की बात सुन के मैं सुबह 7 बजे ही उनके घर उन्हें देखने के लिए घर चली गई। सब लोग कह रहे थे कि इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ, लेकिन उनके पति को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो औरत ना तो कुछ बोल रही थी और ना ही आंखें खोल रही थी। लेकिन जब सबने पकड़ के उठाने की कोशिश की तो अचानक से उसकी आंख पलट गई और मुंह से झाग निकलने लगी। ये देख के हम सब डर गए, लेकिन उसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी था। हॉस्पिटल घर के पास ही था, लेकिन ना जाने कैसे जब तक लोग उसे हॉस्पिटल लेकर पहुँचे, डॉक्टर ने उसे डेथ डिक्लेयर कर दिया। सब लोग हैरान हो गए कि अचानक ये सब कैसे हो गया। अभी 2 दिन पहले तो वो बिल्कुल ठीक थी, एकदम उसकी मौत कैसे हो गई। आसपास के सब लोग हैरान थे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। उसकी मौत का असली खुलासा तो बाद में उसके पति ने किया था। उसने बताया कुछ महीने पहले उसका परिवार किसी रिश्तेदार की शादी में गया था। उन लोगों ने वह एक धर्मशाला में रहने का इंतजाम किया था। वहां जाकर पता लगा ये लोग जिस रूम में रुके थे उसी रूम में एक लड़के ने फांसी लगा के सुसाइड किया था। लेकिन शादी के चलते सब लोग बिजी थे, इसलिए उन्होंने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर शादी के दिन सब लोग बिजी थे तो भाभी उसी रूम में अकेली कुछ सामान लेने के लिए चली गईं और तब भाभी को उसी लड़के की आत्मा दिखाई दी। उसको देखते ही भाभी डर गईं, लेकिन उस लड़के ने भाभी से कहा, मेरे पास आओ, डरो मत, मेरे पास, मुझे तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये सुनते ही भाभी वह से भाग गईं, लेकिन वो आत्मा उसी दिन से भाभी के पीछे पड़ गई। वहाँ से वापस आने के बाद भाभी अजीब अजीब हरकतें करने लगीं।
लेकिन उनकी फैमिली ऐसी थी कि वो कभी किसी को कुछ नहीं बताते थे। उस आत्मा को देखने वाली बात अपने पति को बताई तो वो लोग उसे तांत्रिक ओझा के पास ले गए, लेकिन उस आत्मा से छुटकारा नहीं मिल सका। भैया ने बताया वो भाभी कभी कभी कच्चा मांस खाने लगती थी और बहुत ज़्यादा परफ्यूम यूज करती थी और भगवान के नाम से उन्हें चिढ़ होने लग गई थी। उन्होंने गंदी गंदी हरकतें करना शुरू कर दिया था। शाम की आरती के समय वो छत पर चारपाई लेके सो जाती थीं, अपने सारे कपड़े उतार कर। रात में किसी भी टाइम सारे कपड़े उतार कर चिल्लाने लगती। ऐसा लगता था कि जैसे उसके पेट में दर्द हो रहा हो। वो चिल्लाती भी थीं कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। ऐसा उनके घर में हर रोज़ होने लगा, लेकिन उन्होंने ये बात कभी किसी पड़ोसी को नहीं बताई। उनके घर के सब लोग बहुत परेशान हो गए। ऊपर से उनके घर में पहले से ही जादू टोने का ऐसा माहौल था कि वो चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता सकते थे कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। फिर उस दिन जब भाभी की मौत हुई, जब उनकी लाश को हॉस्पिटल से लाए तो उनकी बॉडी अकड़ी हुई थी और उसमें से सड़न की बदबू आ रही थी, जब उसे मरे इतना ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। पूरे माहौल में एक अजीब सी मनहूसियत फैल गई थी। फिर दोपहर के 1 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार किया गया। आसपास के सभी लोग बिल्कुल चुप थे, पता नहीं क्यों सब एक अनजान डर से चुप हो रखे थे। वहाँ पर कुछ तो ऐसा था जो हमें दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर महसूस सबको हो रहा था। और फिर आई वो रात जिसे भुलाना नामुमकिन है। असल में हमारे घर और उस भाभी के घर के बीच एक गली पड़ती है, जहाँ से उनका घर, किचन, लॉबी वगैरह सब दिखाई देता है। पहले हमें वह भाभी हमेशा वहाँ बैठी या काम करती दिखाई देती थी। हम सब लोग तो इतना डरे हुए थे कि मेरी दादी, मैं, भैया, भतीजा सब एक ही कमरे में बिस्तर लगा के सोए थे। उनके घर के साइड वाले घर के भी सब खिड़की दरवाजे बंद थे। लेकिन मेरे पापा बहुत निडर इंसान हैं, वो किसी चीज़ से भी नहीं डरते। पापा मम्मी दूसरे कमरे में सो रहे थे। पहले तो पापा हमें भी डांटने लगे, तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो। लेकिन मेरी और सगी भाभी की तो डर के मारे हालत ख़राब हो रखी थी। हम सोने के लिए लेट तो गए, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। सब हाथ पैर इकट्ठे कर कर सोने का नाटक कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी, वैसे वैसे भयानक खेल शुरू होने लगा। पहले तो सामने गली से किसी बिल्ली की आवाज़ आने लगी। फिर कुछ देर बाद किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी, बिल्कुल जैसे कोई औरत बहुत दर्द में तड़प रही हो। उसके घर का जो गेट था वो लोहे का बना था। बार बार उस गेट के खुलने और बंद होने की आवाज़ आ रही थी। ये सब आपको सुनने में इतना डरावना न लगे, लेकिन जिस वक्त ये हमारे साथ हो रहा था तब हम सब इतना डर गए थे कि आपको बता नहीं सकते।
एक समय तो ऐसा आया कि मैं डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। तो दादी उठ के खिड़की खोल के देखने लगी कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। मेरे भैया दादी को डांटने लगे कि आपको क्या ज़रूरत है बाहर देखने की, लेकिन भाभी नहीं मानी। दादी ने खिड़की खोल दी, लेकिन खिड़की के बाहर दादी ने क्या देखा, वो एकदम से बोली हे राम, और खिड़की बंद करके मेरे पास आकर बैठ गईं और हनुमान चालीसा पढ़ने लगीं। तभी हमारी खिड़की पर एक की ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने खिड़की में किसी ने बड़ा पत्थर मारा हो। हम सब के मुँह से चीख निकल गई। तभी दूसरे कमरे से पापा हमारे पास आए और हमें चुप होने को कहने लगे। मैं बाहर जाकर देख के आता हूँ। लेकिन दादी और माँ ने पापा को समझाया कि ये बहादुरी नहीं, अक्लमंदी दिखाने का वक्त है। इसके बाद हम सब एक ही रूम में भगवान का नाम लेके बैठे रहे। किसी तरह वो पूरी रात गुजारी। हमारे यहाँ जब घर में किसी की मौत हो जाती है तो उस घर में पूजा पाठ नहीं होता, ना ही झाड़ू वगैरह लगाई जाती है और 13 दिनों तक उपवास रखते हैं। तो उनके घर में भी झाड़ू नहीं लगनी थी। लेकिन पड़ोस की एक विधवा दादी ने कहा कि चलो झाड़ू मैं लगा देती हूँ, और ये कह के वो झाड़ू लगाने अंदर गईं तो उन्होंने उसी भाभी को सीढ़ियों पर खड़े देखा। ये देखते ही वो तुरंत झाड़ू फेंक के उस भाभी को गाली देते देते बाहर आ गईं कि तुझे मरने के बाद भी चैन नहीं, जो सुबह सुबह तंग करने आ गई, अब तो चली जा यहाँ से। फिर रात को वो भाभी गली में किसी को भटकती नजर आई और अपने घर के आंगन में खड़ी हुई थी। अगली रात फिर से वही चिल्लाने की आवाज़, वही दर्द से कराहने की आवाज़ सुनाई देती। 13 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तब तक मैं हॉस्टल में वापस आ गई थी। लेकिन हॉस्टल आने के बाद भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। मेरे घर वालों ने बताया कि उसके श्राद्ध वाले दिन हल्की हल्की बारिश हुई जा रही थी। जब उसका पिंडदान हो रहा था, जब उनके घर के पीछे बांस की झाड़ियाँ थीं, उनमें इतनी ज़ोर से बिजली गिरी कि पूरे इलाके का ट्रांसफार्मर ही उड़ गया और भाभी की छत का हिस्सा भी टूट के नीचे धंस गया। बहुत ज़्यादा खौफ का माहौल बन गया था। जब 15वें दिन भाभी के पति और भाई बोध गया जाके उनका पिंडदान, श्राद्ध और अस्थि विसर्जन और भी कई क्रियाक्रम कर आए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो अपने घर में चैन से नहीं रह पा रहे थे। उस घर में अजीब सी मनहूसियत छाई रहती थी। फिर कुछ महीने बाद उनकी सास भी हार्ट अटैक से मर गई। उनके घर वाले बताते हैं कि रात में वो बाथरूम जाने के लिए उठी थीं तो उन्होंने देखा कि कोई अजीब सा इंसान उनके घर में चारों हाथ पैरों पर चलता आ रहा था, लेकिन उनका सिर नहीं था। यह देखकर उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हॉस्पिटल में ये बात उन्होंने अपने घर वालों को बताई थी। साथ में ये भी बताया कि मेरी बहू मुझे बुला रही है। उन्होंने बताया कि वो मुझे अपने साथ ले जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। अगली सुबह तक ही उनकी मौत हो गई। आज मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक बच्चा भी है, और वो भैया वो घर छोड़कर गुजरात चले गए और वो अपनी बेटी के साथ वहीं बस गए। आज भी उनका वो घर सुनसान पड़ा है। उस घर में कोई नहीं रहता। भैया ने उस घर को बेचने की और किराए पर देने की बहुत कोशिश की,
लेकिन उसको खरीदने या किराए पर लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। आज भी जब मैं मायके जाती हूँ तो उस घर की तरफ देखने में भी मुझे डर लगता है। सुना है आज भी कभी कभी वहाँ से रोने की आवाज़ आती है। ये दूसरी घटना अभी जून की है। मैं अपने मायके गई हुई थी। वहाँ फिर एक अजीब इंसिडेंट हुआ। मायके में और मेरा बेटा रहने चले गए थे। ये 20 जून की बात है। मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए थे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और लाइट चली जाने की वजह से मेरे हस्बैंड जिस रूम में सो रहे थे वहाँ से उठ साइड वाली बालकनी में सो गए। उस बालकनी में भाभी की छत साफ साफ दिखाई देती है। मतलब उन्होंने पहले बताया था कि हमारे ग्राउंड फ्लोर के हर खिड़की दरवाजे से उनका पूरा घर दिखाई देता है और फर्स्ट फ्लोर उनकी पूरी छत दिखाई देती है। तो सोते हुए मेरे हस्बैंड उसकी छत की ओर पैर करके सो गए। रात में सोते सोते अचानक उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी बालकनी की खिड़की के बाहर छत के कोने पे कोई औरत खड़ी है, साड़ी पहने हुए, खुले बाल और जले मुंह वाली कोई औरत, और उसका जबड़ा बिल्कुल खुला हुआ था। यह देखकर ही मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डर गए और रब का नाम लेते हुए आंखें बंद करके किसी तरह मेरे रूम में आ गए। वो यही सोचे जा रहे थे कि वो थी क्या। वो मुझे बिना कुछ बताए फिर वहाँ जाकर लेट गए। वो जानते थे कि उन्होंने अगर हम में से किसी को भी उठाया तो हम सब बहुत डर जाएंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद ही बहुत तेज बारिश होने लगी। इसके बाद उनको वो औरत फिर दिखाई नहीं दी। सुबह उठते ही मुझे बताई। मेरी मम्मी ने भी मुझे बताया कुछ दिन पहले तुम्हारी मौसी आई थी। वो भी रात को बाथरूम जाने के लिए उठी। उन्होंने कोई सामने छत पे कोई औरत साड़ी पहने घूमते देखी। लेकिन हमने सोचा कि उन्हें कोई वहम हुआ होगा। लेकिन फिर ये बात हमने आस पड़ोस की आंटियों और भाभियों को बताई तो एक आंटी जिनका घर उनकी साइड में है उन्होंने बताया कि ये तो मेरी डेली का काम है। उस घर में कोई नहीं रहता लेकिन रात में वहाँ से किसी के चलने की आवाज़ आना, उनकी छत से हमारी छत पर कूदने की आवाज़ आना, उनके घर के अंदर से ऐसी आवाज़ें आना जैसे कोई घर में काम कर रहा हो, वहाँ से रोने की आवाज़ आना, ये तो रोज़ का काम है। फिर हमने उन्हीं बाबा से इनके बारे में पूछा जिन्होंने भाभी का पहले उतारा किया था। तो उन्होंने कहा कि उसकी आत्मा को आज तक मुक्ति नहीं मिली। इनके घर वालों को मैंने इतने इलाज बताए हैं लेकिन ना क्यों न तो उसका पिंडदान करते हैं और ना ही कोई क्रियाक्रम करते हैं। अब तो वो पूरी तरह एक चुड़ैल बन चुकी है और भटकती रहती है। बात बिल्कुल सच है, कोई माने या न माने। आज भी हम इतनी सालों के बाद हम उनके घर की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमें कोई देख रहा है। एक ज़बरदस्त फीलिंग आती है कि कोई हमें घूर घूर के देख रहा है। एक अजीब डर का एहसास होता है, पता नहीं कब इस आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।